वेलकम गाइस इन टू एजाइल। सो अभी तक हम लोग पॉलिटी के 10 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ये 11th लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग जो अभी नया ट्रेंड आया हुआ है आपके वेरियस एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को देखते हुए और आए हुए क्वेश्चंस की एनालिसिस के साथ ये नोट्स हमने तैयार की है। और अभी तक अगर आपने 10 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं 10 से 15 मिनट के, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहले उनको देखिए। कंप्लीट हमने स्क्रैच से शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाया हुआ है कि पार्लियामेंट क्या होता है, संसद में कैसे कैसे राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और पूरे के पूरे 1 से लेके 1 से 111 तक के आर्टिकल हमने ट्रिक के माध्यम से लिटरली रटा दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखिए। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने आकस्मिकता निधि कहाँ पे होता है यहाँ तक हमने देखा था। चलिए, तो भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये 267 नंबर आर्टिकल इसके बारे में बताता है। संसद और राज्य विधानसभा मंडल को यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि होती है। आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा इसका गठन किया गया था और यह निधि कार्यपालिका के व्ययनाधीन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसके बाद हम लोग अगर देखना चाहें थोड़ा सा आगे तो ये बताता है कि जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के लिए प्रायोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो विधानमंडल विनियमित करेगी। ठीक है, 267 नंबर आर्टिकल। और ये जो आपका 1950 वाला अधिनियम है, आकस्मिकता अधिनियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि संविधान में संशोधन जो होते हैं वो कौन से भाग में होता है। तो आप बताओगे भाग नंबर 20 और एक अनुच्छेद से रिलेटेड है 368। तो संविधान के संशोधन की तीन विधियां। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 विधियां कौन कौन सी हैं। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आपका विशेष बहुमत प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन, मतलब राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति। चलिए, साधारण बहुमत होती है 50% + 1, मतलब टोटल सदस्यों का 50% प्लस 1 वोट मिल जाए तो साधारण बहुमत से पास कहलाएगा। विशेष बहुमत में होता है कुल सदस्यों का 2/3 और विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति में ये होता है कि विशेष बहुमत मतलब 2/3 वाला प्लस साधारण बहुमत से राज्य के विधान मंडल से पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से प्रोविज़न किस बहुमत के द्वारा पास किए जाते हैं। तो अगर हम लोग साधारण की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका पहला तो कि नए राज्यों का निर्माण, दूसरा आता है आपका राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, तीसरा आता है संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो साधारण विधि द्वारा पास की जाती हैं। विशेष बहुमत की बात करें तो आप बताओगे मूल अधिकार और डीपीएसपी, ये आपके विशेष बहुमत द्वारा पास किए जाते हैं। इसके बाद विशेष बहुमत प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन, इसमें आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति मतलब 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, फिर संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, फिर लास्ट जो इसका प्रोविजन है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। तो ये आपके जो 11 के 11 प्रोविजंस हैं ये रिलेटेड है किससे, ये 11 जो प्रोविजन है ये रिलेटेड है आपका विशेष बहुमत, साथ में स्टेट का रेटिफिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप आराम से बैठ के इसको देखिएगा। थोड़ा सा जो मेन वाले थे हमने बता दिए हैं, डिस्कस करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। कौन कौन सा 3 प्रोविजन, साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद। तो ये जो 3 पॉइंट है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अच्छे से देखा। अब आपका आता है न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है कि भारत की न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर
प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सर्वोच्च न्यायालय से। पहले तो आप आर्टिकल्स याद रखिए कि 124 से 147 तक अनुच्छेद रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, मतलब उच्चतम न्यायालय से। ठीक, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 124। 124 को याद रखने के लिए एक ट्रिक आप देखिए, डाइट ऑन सोफा, DIET। डी से हो गया डिक्लेयर, मतलब घोषणा करेगा, आइडेंटिटी के बारे में, पहचान के बारे में DI, ई से इलेक्शन, और टर्म देखिए सब क्लॉज 1-1, 2-2, 24 सब क्लॉज 1-1 में ये, 2-2 में ये मिला आपको। डाइट ऑन से कुछ नहीं, सोफा से देखिए शर्तें, फिनिश मतलब खत्म करना या हटाना, और अतिरिक्त शक्तियाँ। तो 24 ही आपका पूरा का पूरा बता देता है। डाइट ऑन सोफा, डिक्लेयर आइडेंटिटी, इलेक्शन, टर्म, डाइट ऑन से कुछ नहीं, सोफा से आपका शर्तें, ओथ, ठीक है, एफ से फिनिश, और ए से आपका एडिशनल पावर मतलब अतिरिक्त शक्तियाँ। तो 24 नंबर अनुच्छेद आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब आपको देखना सबसे पहले कि सर्वोच्चतम न्यायालय हमारे का, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भारत में न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है। इकहरी एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ होता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान 124 नंबर अनुच्छेद बताता है। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34 है। 33 आपके न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब 34 है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिला के 8 हुआ करते थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपका न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। चलिए नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आप ये बताओगे नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कि समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करता है। तो पहले तो CGI को ये अपॉइंट कर देगा, उसके बाद CGI के कहने पर या उससे सलाह लेके अन्य न्यायाधीशों को की नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति, लेकिन सलाह तो लेगा। फिर आगे देखते हैं, योग्यता न्यूनतम आयु उसकी निर्धारित नहीं की गई, अधिकतम 65 है। शपथ, ये कौन सी शपथ लेते हैं, ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। योग्यता के बारे में करें सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, तो सबसे पहला तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हुआ होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। या तो 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के बारे में। तो न्यायाधीश का जो आपका मुख्य न्यायाधीश है उसको मिलता है 2,80,000 रुपये प्रति माह। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा इन्हें टेलीफोन, चिकित्सा, निःशुल्क आवास जैसी कुछ अन्य इमालुमेंट्स मिलते हैं। न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती, मतलब अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति होने पर मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% होता है। तो ये आपका हो गया वेतन और उसके भत्ते। आगे देखते हैं कि पद विमुक्ति कैसे कर सकते हैं। पद विमुक्ति का पहले तो आप ग्राउंड समझिए क्या होता है। साबित कदाचार और असमर्थता अगर होती है तो राष्ट्रपति पद विमुक्ति पत्र जारी कर सकता है। केवल संसद द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दे रहे हैं, अगर संसद प्रस्तुत करेगी तब। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बिंदु, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है।
चलिए, भारत का न्यायालय कहाँ पर, सर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब ये देखते हैं ये कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है। तो इसकी जो शुरुआत है तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 से चलन में हुई है। इसका उपयोग उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए किया जाता है। भारत के मूल संविधान में या संशोधन में कॉलेजियम प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है। तो उल्लेख नहीं है, लेकिन एज अ कन्वेंशन इसको हम लोग फॉलो करते हैं, ये आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के लिए महाभियोग वर्णित नहीं है। अमेरिका में इसका वर्णन है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का वर्णित है। यूपीएससी क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी। कितने दिन रहे थे ये? जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। सबसे कम 17 दिन तक कमल नारायण सिंह रहे थे। आगे देखते हैं कि जब भारतीय संविधान में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। चलिए कुछ आर्टिकल्स अगर हम लोग देखना चाहें, अनुच्छेद एज इट इज सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण वाले, तो आप देखिए 124 का हमने डाइट ऑन सोफा से याद किया था पूरे के पूरे। अब देखिए 125 बताता है वेतन एवं भत्ते सैलरी के बारे में। 125 सैलरी के बारे में, 126, 27 और 28 स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, मतलब आपकी संख्या के बारे में। 129 और 30 बताता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और सीट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, ज्यूरिडिक्शन के बारे में मतलब अधिकारिता के बारे में 131 से 137 बताता है और 138 से 140 बताता है अधिकारिता का विस्तार, मतलब एक्सटेंड करना ज्यूरिसडिक्शन को। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए? 124 का पूरा हमने प्रोविजन देखा सब क्लॉज वाला डाइट ऑन सोफा से। 125 का हमने क्या देखा? वेतन एवं भत्तों वाला मतलब सैलरी। फिर स्ट्रेंथ हमने देखी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सीट देखा 129 से 130। ज्यूरिडिक्शन देखा हमने 131 से 137, 138 से 140 एक्सटेंड किसमें? ज्यूरिडिक्शन में। क्लियर। फिर आगे देखते हैं। अच्छा 141 से 147 लास्ट आपका हो जाएगा। इसके लिए आप एक एक वर्ड याद रखिए। 141 डिक्लेयर, 142 बताता है डिग्री एंड डिस्कवरी, 143 बताता है कंसल्ट मतलब परामर्श के बारे में, 144 बताता है अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण के बारे में, 145 बताता है रूल्स, 146 बताता है अधिकारीगण और 147 बताता है इंटरप्रिटेशन। कितना सा सिंपल सा है आपका। डिक्लेयर में एक वर्ड है तो डिक्लेयर हो गया। डिक्री एंड डिस्कवरी 2 वर्ड हैं, 2 हो गया। कंसल्ट परामर्श 3, अथॉरिटी प्राधिकरण 4, रूल्स 5, अधिकारीगण 6, इंटरप्रिटेशन 7। इंटरप्रिटेशन में 7 वर्ड आ रहे हैं ना, तो इस कारण से इसका 7 हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किन्होंने? हिदायतुल्लाह जी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। कब से कब तक और कौन? हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उच्च न्यायालय का अगर हम लोग क्षेत्राधिकार देखें तो इसके 3-4 कुछ क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला तो होता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय, तीसरा परामर्शदात्री, चौथा पुनर्विचार, पांचवा अभिलेख और छठवां होता है मौलिक अधिकारों का रक्षक। ये 6 आपके क्षेत्राधिकार होते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है? पहले तो आप ये देखिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पहला तो आता है कि भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में समझौता कौन करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो कौन निपटारा करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, इसके बारे में भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही लगेगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट उसी विवाद का निर्णय कर सकता है जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है।
ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही कोई केस उठाया गया और उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये क्या करने लग गए, निपटारा करने लग गए। वहाँ पे ग्राउंड क्या है आपका कि विधि द्वारा विधि का प्रश्न शामिल होना चाहिए। दूसरा देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। इसमें सांविधिक, दीवानी और फौजदारी 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। परामर्शदात्री में क्या होता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांग सकता है। 143 नंबर अनुच्छेद ये बोलता है कि न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन वो परामर्श मांग सकता है। इतना हो गया। चलिए और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पुनर्विचार संबंधी जो इसका क्षेत्राधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अगला देखते हैं अभिलेख न्यायालय। जो आपका अभिलेख न्यायालय वाला अधिकार है उसके अंतर्गत आपका 129 नंबर अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई भी केस उठता है तो उसका हम लोग एविडेंस पा सकें। लास्ट नंबर आपका है मौलिक अधिकार का संरक्षक। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो हमको सारी की सारी 5 रिट्स प्राप्त हैं उसके द्वारा हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। और बस यहीं तक था आपका सुप्रीम कोर्ट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट ऑनवर्ड्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, थोड़े से एफर्ट्स अप्रिसिएट होते हैं हमारे भी। और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और करना क्या है, आपको बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। डेली डेली लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखिए 1.5x या 2x की स्पीड में, क्योंकि जब सेम ऑडियो और विजुअल इफेक्ट मिलता है, सेम आवाज़ सेम चीज़ें, तो मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं, इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है। एक बार आपने कवर किया 75 डे में कंप्लीट लूसेंट प्लस आपका जो भी प्री लेवल का GS है वो कवर होने जा रहा है, तो आप कवर करिए। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए खूब सारे। टेस्ट सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं, तो हमारी वाली टेस्ट सीरीज देखिए आप। इसके अलावा खुद से बैठ के OMR निकालना है और आपको MCQ लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप मिस्टेक्स करोगे उतने कम चांसेस हो जाएंगे मिस्टेक करने के एग्ज़ाम में। और लास्ट में बस एक बात, मैदान नहीं छोड़ना है, आज नहीं तो कल सफलता निश्चित है, बस आपको लगे रहना है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। पूरी की पूरी EduAgile की टीम आपके लिए समर्पित है। बस आपको करना क्या है, ये जो भी फ्री का कंटेंट मिल रहा है आप उसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। दैट्स इट।